मेडिकल एस्पिरेंट्स का आज के इस बेहद खास और हाई यील्ड विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो नीट के नजरिए से सीधा और बहुत स्कोरिंग है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 7.1 की। एक पल के लिए मानव शरीर को एक बेहद मजबूत किले की तरह मानकर चलते हैं और हम इस किले पर होने वाले लगातार सूक्ष्म हमलों का विश्लेषण करने वाले हैं। ये ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिन्हें इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम हॉल में बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत याद आ जाएं। तो बिना देरी किए इस जैविक युद्ध की गहराई में चलते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, मानव रोग और रोगजनक। दूसरा, जीवाणु और विषाणु रोग। तीसरा, प्रोटोजोआ जिसमें मलेरिया और अमीबता शामिल हैं। चौथा, कृमि और कवक जनित रोग। और आखिर में देखेंगे इनकी रोकथाम और आगे का रास्ता। इन्हें इस तरह अलग अलग कैटेगरी में बांटकर समझने से एग्जाम में सही जवाब तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, मानव रोग और रोगजनक यानी शत्रु की पहचान। अब इस किले की रक्षा करने से पहले दुश्मन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर ये हमलावर हैं कौन? इन दुश्मनों को पैथोजेंस या रोगजनक कहा जाता है। असल में यही वो जीव हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। अगर इस बायोलॉजिकल कहानी में कोई मेन विलन है तो वो यही है। इनमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि सभी आते हैं। भले ही इनका आकार या प्रकार कैसा भी हो, इन सब का एक ही आखिरी मकसद होता है, हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन को पूरी तरह से बिगाड़ देना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है जीवाणु और विषाणुजनित रोग यानी फ्रंटलाइन अटैकर्स। ये वो दुश्मन हैं जिनसे हमारे शरीर के किले का सबसे ज्यादा बार आमना सामना होता है। यहाँ हमने कुछ ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स रखे हैं जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। एक तरफ है टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है और सीधा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर हमला करता है। एक और पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है, इसके कंफर्मेशन के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निमोनिया को देखें तो इसके पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बहुत खतरनाक तरीके से फेफड़ों की वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली कहते हैं, उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। इसकी वजह से उनमें फ्लूइड भर जाता है और नाखून ग्रे या नीले पड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है। मेडिकल हिस्ट्री का एक बेहद दिलचस्प किस्सा यहाँ जरूर याद आएगा। टाइफॉइड मैरी के नाम से मशहूर मैरी मेलन का केस सच में चौंका देने वाला था। ये पेशे से एक रसोइया थीं और कई सालों तक अनजाने में टाइफॉइड फैलाती रहीं। सबसे हैरानी की बात क्या थी, ये एक एसिम्प्टोमेटिक यानी बाहर से देखने पर एकदम स्वस्थ लेकिन चुपचाप बीमारी फैला रही थीं। एग्जाम में आने वाला ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है कि कैरियर बिना किसी लक्षण के भी हो सकते हैं। अब एक और अहम डिस्टिंक्शन समझते हैं, निमोनिया और सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के बीच का अंतर। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीधे फेफड़ों की एल्वियोली में फ्लूइड भर देता है, लेकिन सामान्य जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है जो राइनोवायरस से होता है। ये सिर्फ नाक और ऊपरी श्वसन मार्ग को ही संक्रमित करता है, फेफड़ों तक कभी नहीं पहुंचता। ये बहुत ही छोटा पर काफी ट्रिकी अंतर है जहां से अक्सर घुमावदार सवाल आते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, मलेरिया और अमीबता। बैक्टीरिया और वायरस के बाद ये वो दुश्मन है जो शरीर के अंदर घुसकर काफी गंभीर और सिस्टेमिक बीमारियां पैदा करते हैं। सिलेबस के हिसाब से सबसे जरूरी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अलग अलग रूपों की वजह से होता है। इनमें सबसे घातक है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जिससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। इसका वाहक एक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जब ये पैरासाइट हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है तो हीमोजोइन नाम का एक खास टॉक्सिन बाहर निकलता है, और यही वो टॉक्सिन है जो हर 3-4 दिन में आने वाले तेज बुखार और कंपी यानी उन भयंकर चिल्स का असल कारण बनता है। इस हीमोजोइन शब्द को तो अच्छे से याद रखना चाहिए। मलेरिया के ठीक विपरीत अमीबता या अमीबिक पेचिश सीधा बड़ी आंत पर अटैक करती है। इस दुश्मन की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। ये बीमारी फैलाने के लिए हमारे घरों में उड़ने वाली आम मक्खियों को मैकेनिकल कैरियर्स के रूप में इस्तेमाल करता है। ये मक्खियां संक्रमित मल से एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के पैरासाइट को उठाती हैं और उसे हमारे खाने पीने की चीज़ों तक पहुंचा देती हैं। इसके बाद क्या होता है, पेट में ऐंठन, दर्द और खून के थक्कों वाला मल जैसे बेहद दर्दनाक लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, कृमि और कवक जनित रोग यानी कीड़े और बीजाणु।
अब वक्त है परजीवी कृमियों और फंगस के द्वारा होने वाले अनोखे नुकसान को समझने का। यहाँ हम इन कृमि दुश्मनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है एस्केरियासिस, जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नाम के राउंड वर्म से होता है। ये इंटरनल ब्लीडिंग और यहाँ तक कि आंतों के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। दूसरी तरफ है फाइलेरिया, जिसे आम भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं। ये वुचेरेरिया पैरासाइट से होता है और मादा क्यूलिक्स मच्छर इसका वाहक है। फाइलेरिया की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये शरीर के निचले हिस्से की लिम्फ वेसल्स में धीरे धीरे सालों तक चलने वाली क्रोनिक सूजन पैदा करता है। अगर फंगल डिजीज की बात आए तो दाद यानी रिंगवर्म का जिक्र सबसे पहले आता है। ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटिन और एपिडर्मोफाइटिन जैसे फंगी की वजह से होता है। इसके लक्षण काफी साफ होते हैं। त्वचा, नाखून और सिर पर सूखे, पपड़ीदार और बेहद खुजली वाले चकत्ते बन जाना। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फंगस तभी तेजी से फैलते हैं जब इन्हें नमी और गर्मी मिलती है। इसी वजह से ये त्वचा के फोल्ड्स में ज्यादा पनपते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, रोकथाम और आगे का रास्ता, किले की रक्षा। सिर्फ लक्षणों को रट लेना ही काफी नहीं है। इन संक्रामक हमलावरों से शरीर के इस किले की असल में रक्षा कैसे की जाए, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। रोकथाम के बारे में बात करने से पहले बीमारियों के बीच का एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी अंतर क्लियर होना चाहिए। एक है संक्रामक यानी इन्फेक्शियस बीमारियां, जो बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे में फैलती हैं, जैसे सामान्य जुकाम या एड्स। और दूसरी हैं असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां, जो फैलती नहीं हैं बल्कि मरीज तक ही सीमित रहती हैं, जैसे कि कैंसर। ये बेस रूल हमेशा दिमाग में रखना है। बीमारियों को रोकने का एक बहुत ही शानदार और टेस्टेबल तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मलेरिया और फाइलेरिया को रोकने के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। गंदे और ठहरे हुए पानी में गैम्बूसिया नाम की मछलियां छोड़ दी जाती हैं। असल में ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को ढूंढ ढूंढ कर खा जाती हैं। बिना किसी केमिकल के एक नेचुरल जीव का इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ लगभग सभी प्रमुख रोगजनकों के बारे में चर्चा पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही चमत्कारिक सवाल उठता है। इन बाहरी खतरों के बीच क्या ये मानव शरीर खुद अपने बलबूते पर इन सूक्ष्म दुश्मनों से लड़ सकता है? जवाब है बिल्कुल। शरीर के अंदर एक बेहद एडवांस्ड और ताकतवर रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम मौजूद है। आने वाले अगले सेशन में इसी रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर हमारा शरीर इन दुश्मनों को कैसे पहचानता है और इन्हें कैसे नष्ट करता है। ये आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बना। इस पर हर एक सेकंड, जी हाँ, हर सेकंड अनदेखे दुश्मनों यानी इन माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस का हमला हो रहा है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का एक लगातार चलने वाला इनविजिबल वॉर है। और आज की इस चर्चा में हम उन्हीं साइंटिफिक चमत्कारों को समझेंगे जो इस किले को दिन रात सुरक्षित रखते हैं। अब इसके डिटेल्स में जाने से पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। आखिर इम्यूनिटी है क्या? दरअसल इम्यूनिटी हमारे शरीर की अपनी एक नेचुरल ताकत है, जिससे वो इन बीमारी फैलाने वाले पैथोजन से लड़ता है और उन्हें बेअसर कर देता है। देखिए, ये कोई एक अकेला ऑर्गन नहीं है, बल्कि डिफेंस लेयर्स का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और सच कहूं तो इसी नेटवर्क की वजह से ही हम हर रोज बिना बीमार पड़े अनगिनत हमलों को झेल पाते हैं। अमेजिंग है ना? तो आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं? हम इस बायोलॉजिकल किले को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द अल्टीमेट फोर्ट्रेस। दूसरा, इसकी एलीट इंटेलिजेंस। तीसरा, इसके वेपन्स यानी हथियार। चौथा, इसकी डिफेंस स्ट्रैटेजीज। और आखिरी में एक्टिव और पैसिव शील्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, द अल्टीमेट फोर्ट्रेस यानी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। ये हमारे किले की सबसे पहली डिफेंस लाइन है। इनेट इम्यूनिटी बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसको दुश्मन का चेहरा पहचानने की जरूरत नहीं होती। जो भी चीज बाहर से आई है और अनजान है, बस उस पे हमला कर दो। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिस्टम हमारे पास हमारे पैदा होने के बिल्कुल पहले सेकंड से मौजूद होता है। ये हमारा डिफॉल्ट बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम है। इस किले को बचाने के लिए 4 मेन बैरियर्स होते हैं। पहला, फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन और म्यूकस, जो एक सॉलिड फिजिकल दीवार बनाते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे पेट का एसिड, लार और हमारे आंसू। इनमें लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देते हैं। तीसरा है सेलुलर बैरियर, जहां न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जैसी व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल पैदल सेना की तरह घूम घूम कर पैथोजेंस को खा जाती हैं। और चौथा, साइटोकाइन बैरियर,
यहाँ इन्फेक्टेड सेल्स एक इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन रिलीज करती हैं ताकि आसपास की हेल्दी सेल्स को किसी भी वायरल अटैक से बचाया जा सके। एकदम शानदार टीम वर्क। अब चलते हैं किले के थोड़ा और अंदर, हमारे पार्ट 2 पर एलीट इंटेलिजेंस यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ आके चीजें थोड़ी और एडवांस्ड हो जाती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है मेमोरी का। इनेट इम्यूनिटी के ऑपोजिट ये इम्यूनिटी पैदा होने के बाद डेवलप होती है। ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब हर एक अलग पैथोजन के लिए एक बिल्कुल अलग और सटीक हथियार। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी बायोलॉजिकल मेमोरी है। ये सिस्टम लगातार सीखता है, अडैप्ट करता है और अपने सामने आने वाले हर एक सिंगल अटैकर को हमेशा के लिए याद रखता है। और इस मेमोरी का असर आप प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के डिफरेंस में साफ देख सकते हैं। दरअसल जब हमारा शरीर पहली बार किसी पैथोजन से मिलता है तो रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो और सुस्त होता है, क्योंकि बॉडी दुश्मन को समझने में वक्त लेती है। लेकिन जब वही दुश्मन दोबारा आता है, तब सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, वो इतना फास्ट और इंटेंस होता है कि दुश्मन को मौका ही नहीं मिलता। ये सब उस मेमोरी का कमाल है जिससे बॉडी पहले से तैयार रहती है और फुल पावर से काउंटर अटैक करती है। अब इस एलीट इंटेलिजेंस को चलाता कौन है? मेन रूप से दो तरह के सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स क्या करती हैं कि वो खून में प्रोटीन्स की एक पूरी आर्मी भेज देती हैं। इस आर्मी को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये आपके फ्रंटलाइन शूटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ टी सेल्स खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती, बल्कि वो कमांडर्स की तरह काम करती हैं। वो बी सेल्स की एक्टिवली मदद करती हैं और इस पूरी स्ट्रैटेजी को गाइड करती हैं। तो चलिए अब पार्ट 3 में इन्हीं माइक्रोस्कोपिक वेपन्स यानी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन हथियारों के डिजाइन की नींव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पर टिकी है, और वो नंबर है 4। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ठीक 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये एक छोटा सा फैक्ट लग सकता है, लेकिन ये इन बायोलॉजिकल वेपन्स की एग्जैक्ट और परफेक्ट इंजीनियरिंग को दिखाता है। और उन 4 चेन्स का जो सेटअप है उसे इस स्पेसिफिक फॉर्मूला से दिखाया जाता है, H2L2। H2L2 का सिंपल सा मतलब है 2 हैवी यानी लंबी चेन्स और 2 लाइट यानी छोटी चेन्स। अगर आप इस डिफेंस मैकेनिज्म की कोर एनाटॉमी को समझना चाहते हैं तो ये H2L2 फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, ये सारे हथियार एक जैसे नहीं होते। अलग अलग तरह की बैटल्स के लिए शरीर इन्हें 5 मेन कैटेगरीज में बांटता है: IgA, IgM, IgE, IgG और IgD। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 अलग अलग क्लासेस हैं और इनमें से हर एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अपना एक स्पेशल रोल प्ले करता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर, टाइप्स ऑफ डिफेंस स्ट्रैटेजीज यानी लड़ने के तरीके। लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जा रही है, इसके हिसाब से बॉडी 2 अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती है। पहली है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो खून जैसे बॉडी फ्लूइड्स में ऑपरेट करती है। इसे बी सेल्स और उनकी एंटीबॉडीज चलाती हैं। और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। ये टी सेल्स के कमांड में डायरेक्ट सेलुलर लेवल पर लड़ी जाती है। एक को आप दूर से तीर चलाना समझ लीजिए, तो दूसरा बिल्कुल आमने सामने की डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है, खासकर जब किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है। आपने सुना होगा कि कभी कभी बॉडी नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, राइट, जिसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। दरअसल ये यही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो इस रिजेक्शन को ट्रिगर करती है। हमारा बायोलॉजिकल किला उस नए ट्रांसप्लांट हुए ऑर्गन को एक फॉरेन इन्वेडर समझ लेता है और अपनी टी सेल से उस पर अटैक कर देता है। लिटरली बॉडी अपने ही डिफेंस में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी पार्ट 5 पर चलते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव शील्ड्स। इस किले के पास हथियार जुटाने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब बॉडी किसी नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीन के रिस्पॉन्स में खुद अपने एंटीबॉडीज बनाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, ये स्लो है, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसके ऑपोजिट पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी को सीधे बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। ये तुरंत प्रोटेक्शन तो देता है, पर हाँ, लंबे वक्त तक टिकता नहीं है। और ये पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नेचर में पहले से ही कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। जैसे माँ का जो शुरुआती दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA एंटीबॉडीज भरपूर मात्रा में होते हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी को डायरेक्ट और इंस्टेंट प्रोटेक्शन देते हैं। उसी तरह माँ के पेट में पल रहे बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्ट IgG एंटीबॉडीज मिलते हैं। ये एकदम तैयार इंपोर्टेड हथियारों का बेस्ट एग्जाम्पल है जो इमीडिएट डिफेंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं।
तो इन सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी अपने लड़े गए हर एक युद्ध की ऐसी माइक्रोस्कोपिक मेमोरी सेव करके रखती है और लगातार सीख रही है, तो सोचिए ये बायोलॉजिकल किला इस वक्त शांति से किन इस एक्सप्लेनर में। देखिए, हम अक्सर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बस कुछ कोशिकाओं का समूह मान लेते हैं, लेकिन सच बताऊं, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल किला है। एक ऐसा किला जो 24 घंटे 7 दिन अलर्ट पर रहता है, दुश्मनों को पहचानना, उनसे लड़ना और सबसे खास बात, उन्हें याद रखना। आज हम इसी अचूक बायोलॉजिकल किले के अंदरूनी रहस्यों को डिकोड करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे सफर का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस किले के 4 मेन डिफेंस जोन्स को समझेंगे। सबसे पहले शस्त्रागार यानी वैक्सीनेशन, फिर इमरजेंसी बैकअप जिसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद समझेंगे सिस्टम के कुछ ग्लिच जैसे एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी, और आखिर में चलेंगे सीधे हेडक्वार्टर यानी हमारे लसीखाब अंगों या लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम जिसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, वो किसी ऐसे माइक्रोस्कोपिक दुश्मन को कैसे याद रख सकता है जिससे उसने 10 साल पहले लड़ाई की थी? कमाल की बात है ना? यही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। और सच मानिए, दुनिया भर के जितने भी टीकाकरण या वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, वो सब इसी एक जादुई सिद्धांत पर टिके हुए हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे इस किले के शस्त्रागार की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के जरिए हमारा शरीर कैसे अपनी सेना को फ्यूचर की जंग के लिए पहले से ही ट्रेन करके रखता है। वैक्सीनेशन असल में एक बहुत ही चालाक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। इसे आप एक तरह का ट्रेनिंग सिमुलेशन मान सकते हैं। होता क्या है कि पहले स्टेप में शरीर के अंदर एक मरा हुआ या बेहद कमज़ोर पैथोजन यानी रोगाणु डाला जाता है। ये इतना कमज़ोर होता है कि हमें बीमार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, बॉडी का अलार्म ज़रूर बजा देता है। फिर दूसरे स्टेप में इस अलार्म को सुनकर शरीर तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाता है, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ बनती है वो हैं मेमोरी बी और टी सेल्स। ये सेल्स इस पूरी मॉक ड्रिल को अपने दिमाग में सेव कर लेती हैं। और तीसरा स्टेप, जब फ्यूचर में सचमुच कोई असली और खतरनाक रोगाणु हमला करता है, तो यही मेमोरी सेल्स उसे तुरंत पहचान कर एंटीबॉडीज की पूरी फौज उतार देती हैं। एकदम परफेक्ट डिफेंस। अब यहाँ 2 चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। अभी हमने जिस ट्रेनिंग वाले तरीके की बात की, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये मेमोरी पर बेस्ड है और ज़िंदगी भर साथ निभाता है। दूसरी तरफ है पैसिव इम्यूनाइजेशन। मान लीजिए दुश्मन ने किले की दीवार तोड़ दी है और अब सेना को ट्रेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसे में क्या होगा? हमें तुरंत किराए के सैनिक चाहिए होंगे, है ना? बस यही होता है पैसिव इम्यूनिटी में। इसमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज सीधे शरीर में डाल दी जाती हैं। रिस्पॉन्स तो तुरंत मिलता है, लेकिन याद रखिए, इसमें कोई मेमोरी नहीं बनती। पैसिव इम्यूनिटी का असली इस्तेमाल होता है हाई स्टेक्स वाली इमरजेंसीज में, जहां एक सेकंड कीमती है, जैसे टिटनेस का इन्फेक्शन। इसमें शरीर के खुद एंटीबॉडी बनाने का वेट करने का रिस्क हम नहीं ले सकते, इसलिए सीधे टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सांप के काटने पर भी होता है। जो एंटीवेनम इंजेक्शन हमें दिया जाता है, उसमें सांप के जहर से लड़ने वाली पहले से तैयार एंटीबॉडीज ही तो होती हैं। तो ये परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। आज के मॉडर्न बायोटेक अपग्रेड की बात करें तो अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक से बैक्टीरिया या यीस्ट यानी खमीर के अंदर टीकों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन मुमकिन हो गया है। और एग्जाम के नजरिए से ये फैक्ट बहुत क्रूशियल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इसी मॉडर्न तकनीक से यीस्ट का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है। खैर, ये तो हुई सिस्टम के परफेक्ट काम करने की बात, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर ये हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम अचानक से पैरानॉइड हो जाए या फिर अपने ही लोगों पर हमला करने लगे। चलिए एक्सप्लेनर के अगले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं सिस्टम के इन खतरनाक ग्लिचेस यानी एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी को। तो सबसे आम ग्लिच जिसे हम एलर्जी कहते हैं, वो असल में बॉडी का एक फॉल्स अलार्म है। होता यह है कि हमारे आसपास के वातावरण में कुछ बिल्कुल बेजरर यानी हार्मलेस चीजें होती हैं, जैसे धूल, जानवरों की रूसी या पोलन। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें एक जानलेवा दुश्मन मान बैठता है और इनके खिलाफ एक बहुत ही हिंसक और ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्स दे देता है। इसी ओवर रिएक्शन को एलर्जी कहा जाता है। अब यहाँ जो क्रूशल पॉइंट हमें समझना है वो है इस एलर्जिक रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म। जब एलर्जी होती है तो शरीर आईजी टाइप की एंटीबॉडी बनाता है।
ये नाम याद रखिएगा, IgE। ये एंटीबॉडी जाकर मास्ट सेल्स को ट्रिगर कर देती हैं और फिर ये सेल्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे पावरफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हमें छींकें आती हैं, आंखों से पानी गिरता है, और यही वजह है कि इसे रोकने के लिए हमें एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन या स्टेरॉइड जैसी दवाएं लेनी पड़ती हैं। और इसका सीधा कनेक्शन हमारी आज की लाइफस्टाइल से है। आजकल बड़े शहरों में हम बच्चों को एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और हाइपर क्लीन माहौल में रखते हैं। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसकी वजह से बच्चों के इम्यून सिस्टम को नेचुरली ट्रेन होने का मौका ही नहीं मिल पाता। नतीजा, उनका सिस्टम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और यही कारण है कि आज शहरों में बच्चों के अंदर एलर्जी और अस्थमा के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, एलर्जी तो फिर भी बस एक फॉल्स अलार्म था, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी तो एक भयंकर अंदरूनी बगावत है। इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम ये भूल ही जाता है कि कौन सी सेल्स अपनी हैं और कौन सी पराई, और इस कंफ्यूजन में वो अपने ही शरीर की हेल्दी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक बहुत ही दर्दनाक और क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां शरीर की अपनी ही सेना शरीर के जॉइंट्स यानी जोड़ों को तबाह करने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सेना आखिर कंट्रोल कहां से होती है। अब हम एंट्री ले रहे हैं इस बायोलॉजिकल किले के हेडक्वार्टर्स में, जिन्हें लसीकाब अंग या लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहा जाता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे दो साफ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स, जिन्हें आप आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर मान सकते हैं। यहीं पर सेल्स पैदा होती हैं और मैच्योर होती हैं। इसमें आते हैं बोन मैरो और थाइमस। और दूसरे हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स, जो असल में असली जंग के मैदान हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन्ड सेना सीधे एंटीजन से लड़ती है। इसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और मैल्ट शामिल हैं। आइए इन प्राइमरी ट्रेनिंग ग्राउंड्स को थोड़ा करीब से देखें। बोन मैरो या अस्थि मज्जा वो मेन सेंटर है जहां खून की सारी कोशिकाएं और बी लिम्फोसाइट्स जन्म लेते हैं। और दूसरा है थाइमस, जो हमारे हार्ट के ठीक पास होता है। यहां टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग और मैच्योरिटी होती है। थाइमस की एक बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जन्म के वक्त ये काफी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये साइज में सिकुड़ता चला जाता है ना कमाल का फैक्ट। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमारी सेना सेकेंडरी ऑर्गन्स में तैनात हो जाती है। इसमें सबसे पहला नाम है प्लीहा या स्प्लीन का। ये खून को छानने वाले एक बड़े फिल्टर की तरह काम करता है। यहाँ रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज का एक बहुत बड़ा भंडार होता है, इसलिए अक्सर इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके अलावा होती हैं लिम्फ नोड्स या लसिका ग्रंथियां, जो पूरे शरीर में पहले छोटे छोटे ट्रैप्स यानी जालों की तरह होती हैं। लिम्फ फ्लूइड में जो भी माइक्रोब या रोगाणु आता है वो इनमें फंसकर नष्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं फ्रंटलाइन सिक्योरिटी की, जिसे मॉल्ट यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहा जाता है। हमारे शरीर के वो रास्ते जहां से दुश्मन सबसे आसानी से अंदर घुस सकता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेशन का रास्ता या फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सभी रास्तों की अंदरूनी लाइनिंग में ये मॉल्ट सिस्टम एकदम मुस्तैदी से तैनात रहता है। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जरा इस डेटा पे नजर डालिए। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि मॉल्ट कितना ज्यादा क्रूशियल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के कुल लिम्फॉइड टिश्यू का पूरे 50% हिस्सा अकेले मॉल्ट से बना होता है। मतलब शरीर अपने एंट्री गेट्स की सिक्योरिटी को लेकर कितना सीरियस है, ये इसी बात से साबित हो जाता है। बाकी के सारे ऑर्गन्स मिलकर सिर्फ बचे हुए 50% में आते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारी इम्यूनिटी का ये किला कितना स्मार्ट, पावरफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या होगा अगर कोई ऐसा शातिर वायरस आ जाए जो किले की दीवारों को तोड़ने के बजाय सीधे इसके हेडक्वार्टर्स को ही हैक कर ले? क्या होगा जब एक रेट्रोवायरस हमारी पूरी डिफेंस सिस्टम पर ही कब्जा कर ले? ये सवाल हमें बायोलॉजी के एक बहुत ही गहरे और डार्क रहस्य की तरफ ले जाता है। क्या अब समय आ गया है एड्स यानी AIDS के काम करने के तरीके को डिकोड करने का? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका में हम दो बहुत ही खतरनाक माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों को डिकोड करने वाले हैं। एक वो जो बाहर से हमारे शरीर पर हमला करता है और सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, और दूसरा वो जो शरीर के अंदर ही बगावत कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एड्स और कैंसर की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एड्स यानी एक डेडली रेट्रोवायरस को समझेंगे, फिर देखेंगे HIV रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। इसके बाद कैंसर पर बात करेंगे जो अनकंट्रोल्ड सेल्स का ट्यूमर है,
और अंत में कैंसर के कारण और इसके ट्रीटमेंट को जानेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, एड्स अ डेडली रेट्रोवायरस। HIV वायरस का स्ट्रक्चर ही इसे इतना खतरनाक हमलावर बनाता है। दरअसल ये एक रेट्रोवायरस है। आसान भाषा में समझें तो इसके पास अपना खुद का एक RNA जीनोम होता है, जो एक बहुत ही मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर यानी एनवलप के अंदर एकदम सुरक्षित रहता है। यही शील्ड इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब सवाल उठता है कि ये बाहरी दुश्मन इंसान के शरीर में घुसता कैसे है। इसके मुख्य रूप से 4 ही रास्ते हैं। पहला, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा, दूषित खून या ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाना। तीसरा, इन्फेक्टेड सिरिंज या सुइयों का इस्तेमाल, जो अक्सर ड्रग्स लेने वालों में देखा जाता है। और चौथा रास्ता है प्लेसेंटा के जरिए, जिससे ये वायरस एक संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना जरूरी है। एड्स छूने से, साथ खाना खाने से या हाथ मिलाने से बिल्कुल नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बॉडी फ्लूइड्स यानी शारीरिक तरल पदार्थों का सीधा एक्सचेंज होना 100% जरूरी है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, HIV रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। ये प्रोसेस किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। शरीर में एंट्री मारते ही ये वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज नाम के सेल्स के अंदर घुसपैठ करता है। एक तरह से ये मैक्रोफेज अब HIV फैक्ट्री बन जाते हैं। वायरस इन्हें अपना बेस कैंप बनाता है और इंसान के ही सिस्टम का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ अपनी अनगिनत कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। मैक्रोफेज में घुसने के बाद वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की मदद से DNA में बदल जाता है। फिर ये वायरल DNA सीधा सेल के न्यूक्लियस में जाकर हमारे मेन DNA के साथ जुड़ जाता है। मतलब अब हमारा शरीर ही खुद वायरस बनाने लगता है। इसके बाद ये नए वायरस खून में उतरकर हेल्पर T सेल्स पर सीधा अटैक करते हैं। नतीजा, शरीर की इम्यूनिटी इतनी बुरी तरह गिर जाती है कि इंसान आम इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी खो देता है। तो इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है और इसका इलाज क्या है? सबसे पहले ELISA टेस्ट होता है और फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से इसकी पक्की कंफर्मेशन की जाती है। ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन सच तो ये है, एक बहुत कड़वी सच्चाई, कि ये दवाइयाँ सिर्फ इंसान की उम्र को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। ये इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती और ना ही मौत को टाल सकती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से यानी भाग 3 की तरफ मुड़ते हैं। कैंसर, ट्यूमर ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल्स। हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स का एक बहुत बेसिक रूल होता है, जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। मतलब जब वो दूसरे सेल्स के टच में आते हैं तो उन्हें पता होता है कि अब अपनी ग्रोथ रोक देनी है, एक तरह की सोशल बाउंड्री। लेकिन कैंसर सेल्स ये सारे रूल्स भूल जाते हैं। वो इस प्रॉपर्टी को खो देते हैं और बिना किसी कंट्रोल के डिवाइड होते रहते हैं। और इसी वजह से एक अराजक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर भी 2 तरह के होते हैं। पहले है बिनाइन ट्यूमर। ये थोड़े शरीफ होते हैं, मतलब अपनी ओरिजिनल जगह पर ही टिके रहते हैं, शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैलते और कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत तेजी से फैलने वाले नियोप्लास्टिक सेल्स का एक खतरनाक झुंड होते हैं, जो बेहद एग्रेसिव तरीके से अपने आसपास के नॉर्मल टिश्यूज पर भी हमला कर देते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। और यहीं पर कैंसर अपना सबसे भयानक रूप दिखाता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे खौफनाक फीचर है। इसमें होता क्या है कि कैंसर सेल्स ट्यूमर से टूटकर खून के जरिए शरीर के दूर दराज के अंगों तक ट्रैवल करते हैं और वहां जाकर नए ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। यही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से मैलिग्नेंट कैंसर एक जानलेवा और बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, कैंसर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदलने वाले इन ट्रिगर्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिजिकल ट्रिगर्स में एक्स-रे, गामा रे और यूवी रेज आती हैं, जो सीधा DNA को डैमेज करती हैं। केमिकल ट्रिगर्स में तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्सिनोजेंस शामिल हैं और बायोलॉजिकल ट्रिगर्स में ओंकोजेनिक वायरस आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे खुद के नॉर्मल सेल्स में कुछ प्रोटो-ओंकोजीन होते हैं, जो अगर किसी वजह से एक्टिवेट हो जाएं तो वो खुद कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो डॉक्टर्स इन बागी सेल्स का पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही एडवांस टूल्स इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो लेवल पर टिश्यू की जांच करने के लिए बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है, और शरीर के अंदरूनी हिस्सों की एकदम सटीक 3D इमेज निकालने के लिए MRI और CT स्कैन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है।
एक बार बीमारी पकड़ने के बाद इससे लड़ने के लिए मेनली 4 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, सर्जरी के जरिए ट्यूमर को काटकर निकाल देना। दूसरा, रेडियोथेरेपी, जिसमें लोकल ट्यूमर सेल्स को टारगेट करके नष्ट किया जाता है। तीसरा है कीमोथेरेपी, जिसमें कैंसर विरोधी दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बालों का झड़ना और एनीमिया। और चौथा तरीका है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें मरीजों को अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है ताकि उनका खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सके और वो खुद ट्यूमर को मार गिराए। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब हम देखते हैं कि HIV की दवाइयां सिर्फ जिंदगी को थोड़ा और खींच सकती हैं और दूसरी तरफ कैंसर मेटास्टेसिस की वजह से इतना एग्रेसिव हो जाता है, तो सोचने वाली बात है कि मॉडर्न मेडिसिन फ्यूचर में खुद को कैसे इवॉल्व करेगी ताकि इन खौफनाक माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों को पूरी तरह से हराया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर साइंस को अभी और काम करना है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत आती है कि जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो इसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। हमारे शरीर का विज्ञान कैसे काम करता है और उसमें बाहरी हस्तक्षेप का क्या असर होता है, ये समझना हर लिहाज से नितांत आवश्यक है। अक्सर ये सवाल मन में उठता है ना कि आखिर पौधों में मिलने वाले कुछ खास रसायन हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कैसे कर लेते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक साधारण से पौधे के अर्क से लेकर लत की ये खौफनाक सच्चाई तक का यह सफ़र, ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये तो हमारे शरीर पर एक तरह का बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक है। चलिए समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारा शरीर और मस्तिष्क कैसे रिएक्ट करता है। तो आज के हमारे एजेंडे में ये खास बिंदु शामिल हैं। पहला, ओपियोइड्स यानी शरीर के अवसादक। दूसरा, कैनाबिनॉइड्स। तीसरा, कोका अल्कलॉइड और डोपामीन। चौथा, किशोर अवस्था और नशे का जाल। और अंत में इसके गंभीर परिणाम। आइए सीधा शुरू करते हैं। पहला भाग, ओपियोइड्स, शरीर के अवसादक। अब देखिए, ये ओपियोइड्स हमें मिलते हैं पोस्ट के पौधे से। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, पापावर सोमनीफेरम। इसका जो लेटेक्स होता है उसी का इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि शरीर में ये सीधा हमला कहाँ करते हैं? तो इनके रिसेप्टर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। और अगर हेरोइन की बात करें, जिसे बोलचाल में स्मैक भी कहते हैं, तो ये मॉर्फिन के डायएसिटिलीकरण प्रक्रिया से बनाई जाती है। ये सीधा सा एक रासायनिक बदलाव है और इसका असर, ये एक बहुत ही पावरफुल डिप्रेसेंट है। मतलब ये शरीर के काम करने की रफ्तार को खतरनाक हद तक एकदम धीमा कर देता है। दूसरा भाग, कैनाबिनॉइड्स और हृदय वाहिका तंत्र। और ये हिस्सा बड़ी ही खूबी से दिखाता है कि कैसे किसी पौधे का एक खास हिस्सा शरीर के अलग अलग सिस्टम को टारगेट करता है। हम बात कर रहे हैं कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस की। इसके रिसेप्टर्स मुख्य रूप से हमारे दिमाग में होते हैं। मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब इसी के अलग अलग रूप हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है बताएं? दिमाग में रिसेप्टर्स होने के बावजूद इनका सबसे तगड़ा असर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे दिल और खून की नलियों पर पड़ता है। इसीलिए जब एथलीट्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तीसरा भाग, कोका अल्कलॉइड डोपामीन उत्तेजना। अब इस तुलना को जरा ध्यान से देखें। ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहे हैं। एक तरफ वो ओपियोइड्स हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात की, जो शरीर को एकदम सुस्त और धीमा कर देते हैं। और दूसरी तरफ है कोकीन जैसा स्टिमुलेंट। ये क्या करता है? ये आर्टिफिशियली शरीर की एनर्जी को अचानक से बढ़ा देता है और एक तरह के झूठे सुख या यूफोरिया का एहसास कराता है। शरीर के रसायनों के साथ होने वाली ये छेड़छाड़ वाकई बहुत खतरनाक है। तो इस आर्टिफिशियली बढ़ी हुई एनर्जी के पीछे आखिर है क्या? इसका मेन सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोका नाम का साउथ अमेरिकन पौधा। और बायोलॉजिकली यहाँ क्या हो रहा है? असल में ये हमारे शरीर के एक बहुत ही अहम न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालता है। डोपामीन का सीधा कनेक्शन हमारी खुशी और रिवॉर्ड सिस्टम से है। बस इसीलिए इसे लेने पर एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी और खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर डोज थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो भयानक मतिभ्रम या हैलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बात याद रखने वाली है कि प्रकृति में एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा जैसे पौधे भी हैं जो इसी तरह का मतिभ्रम पैदा करते हैं। चौथा भाग, किशोरावस्था और लत का खतरनाक जाल।
अब विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर उस नाजुक मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात करते हैं जो अक्सर किशोरावस्था में देखने को मिलती है। ये वो उम्र है जहां कई सारे दबाव एक साथ काम कर रहे होते हैं। परीक्षाओं का भारी तनाव हो, दोस्तों के बीच अपनी जगह बनाने का पीयर प्रेशर हो, या फिर बस यूं ही कुछ नया आजमाने की एक नेचुरल सी क्यूरियोसिटी। यही वो कमजोर पल होते हैं जहां से इन शक्तिशाली रसायनों के साथ प्रयोग शुरू होता है, और देखते ही देखते ये शौक एक ऐसे जाल में बदल जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इस जाल के पीछे की सबसे अहम बायोलॉजिकल वजह है सहनशीलता स्तर या टॉलरेंस लेवल। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई पदार्थ बार बार शरीर में जाता है तो शरीर उसकी एक तरह से आदत डाल लेता है, उसका बेसलाइन बदल जाता है। फिर होता यह है कि पहले जैसा ही असर महसूस करने के लिए शरीर को लगातार उस पदार्थ की और ज्यादा डोज चाहिए होती है, और यहीं से लत का एक ऐसा भयानक चक्कर शुरू होता है जो इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेता है। तो जब शरीर इस हद तक जकड़ा जा चुका हो और फिर अचानक से इस नशे को छोड़ने की कोशिश की जाए, तब क्या होगा? तब सामना होता है विड्रॉल सिंड्रोम से। ये शरीर की एक तरह की खुली बगावत है। जब शरीर किसी केमिकल पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है और वो उसे अचानक मिलना बंद हो जाए तो शरीर घबराहट, मतली, पसीना आना और कांपने जैसी भयंकर प्रतिक्रियाएं देता है। ये शारीरिक और मानसिक तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि अक्सर इंसान हार मान लेता है और वापस उसी नशे की तरफ लौट जाता है। 5वां और अंतिम भाग, कुप्रयोग के गंभीर परिणाम। चलिए अब इन चीजों के लॉन्ग टर्म असर पर गौर करते हैं। यहाँ कारण और परिणाम का सीधा सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन साफ देखा जा सकता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाए तो इसका सीधा असर लीवर पर पड़ता है और लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है। वहीं गर्भावस्था के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन सीधा भ्रूण के विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है, और इनमें सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब नशे के लिए इस्तेमाल की गई सुइयों या इंजेक्शन को आपस में शेयर किया जाता है। इससे HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे तबाह कर सकती है। अंत में बस एक ही बात सबसे अहम है, इस नशे की सटीक बायोलॉजिकल कार्यप्रणाली को समझना ही इसके मनोवैज्ञानिक चंगुल से बचने का सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है। अगर ये समझ आ जाए कि हमारा शरीर इन रसायनों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इस जाल में फंसने से बचा जा सकता है। हमारा शरीर जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी है। तो क्या इसे सुरक्षित रखने के लिए हम तैयार हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब हमारी चर्चा होगी तो हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए और बेहद दिलचस्प विषय पर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका।